भाई यूएफसी के हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल ने ये अपडेट करा है कि यूएफसी 320 में फाइट करते टाइम उनको बहुत ज्यादा इंजरी हुई उनके आईज में। उस आई पोक के कारण उनको बायलैटरल ऑक्यूलर ट्रामा हुआ है, जिसके कारण वो ब्राउन सिंड्रोम से सफर कर रहे हैं और करंटली उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह भी छोड़ रखी है। तो टॉम एस्पिनल के बारे में आप सबको बहुत सारी अपडेट्स चाहिए थे कि उनकी फाइट कब होगी, वो किसके अगेंस्ट नेक्स्ट फाइट करेंगे, उनकी आई पोक की क्या कंडीशन है इस टाइम पे। तो टॉम एस्पिनल ने एक यूट्यूब वीडियो के अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन करी है, जिसके बारे में आप सबको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि टॉम एस्पिनल क्या सच बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है, क्या रियलिटी है उसके आई पोक की, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे लाइट वेट डिवीजन में अरमान सारूकियन, चार्ल्स ओलिवेरा, मैक्स हॉलोवे की तरफ से काफी सारी अपडेट्स आ रही है। अरमान सारूकियन ने मैक्स हॉलोवे को कॉल आउट कर दिया है बीएमएफ टाइटल के लिए। चार्ल्स ओलिवेरा ने यहाँ पर अपडेट दी है अपनी फाइट के बारे में। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई यूएफसी हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल ने फाइनली अपडेट दिया है जो उनकी आई पोक की कंट्रोवर्सी हुई थी। उनकी एक बहुत बड़ी टाइटल फाइट होने वाली थी यूएफसी 321 के अंदर। अब भाई वो फाइट तो यहाँ पर नहीं हो पाई, सिरिल गेन ने उनको आई पोक कर दिया। अब यूजुअली अपने यूएफसी के अंदर क्या होता है, आई पोक होता है फाइट कैंसिल होना, टाइटल फाइट ऐसे बीच में रुक जाना। मैंने अपने जो एक्सपीरियंस है एमएमए एक्सपीरियंस में तो फर्स्ट टाइम ही देखा था ऐसा कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पे टॉम एस्पिनल का कहना था वो बहुत सीरियस आई पोक था। और अब 1.5 महीने बाद उन्होंने यह अपडेट करा है कि उनको उस आई पोक के कारण बायलैटरल ऑक्यूलर ट्रॉमा हुआ और अब वो यहाँ पे ब्राउन सिंड्रोम से सफर कर रहे हैं। अब अगर आप सबको नहीं पता, सिंपल टर्म्स में बताऊं तो ब्राउन सिंड्रोम बेसिकली वो होता है जिसमें आपकी आईज में ऐसे मूवमेंट्स में आपको स्क्विंटिंग होती है, डबल विजन दिखता है। और बेसिकली ये एक सिंड्रोम होता है जो कि किसी अंडरलाइन कंडीशन या रीजन के कारण आपके अंदर डेवलप हो सकता है। और इस केस के अंदर यहाँ पर जो रीजन था वो सिरिल गेन का आई पोक था टॉम एस्पिनल के लिए। अब इस अपडेट के बाद भाई बहुत सारे लोगों के मिक्स ओपिनियंस है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हाँ टॉम एस्पिनल सच बोल रहा था। टॉम एस्पिनल ने एनएचएस का सर्टिफिकेट भी दिखाया जिसके अंदर तो ये भी बात करी जा रही है, टॉम एस्पिनल ने ये भी अपडेट करा है कि शायद आगे जाके उनको स्टेरॉइड इंजेक्शंस और सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है अपनी आई की इस आई पोक के बाद। तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पर चीजें बढ़ जाएंगी, बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा है यहाँ पर ये केस, बहुत सारे लोगों का कहना है। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि टॉम एस्पिनल शायद यहाँ पर नाटक कर रहा है, यहाँ पर बस अपने आप को सही प्रूव करवाने के लिए सारी चीजें बोल रहा है। अब भाइयों आप सबको मैं अपना ओपिनियन इस बारे में बताता हूँ। अब आप सबको पता है मैं ऑलरेडी यहाँ पर एमबीबीएस कर रहा हूँ, तो एक डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव से भी मैंने आपको चीजें पहले भी एक्सप्लेन करी थी। और डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव से आप मुझसे अभी भी पूछोगे तो वो चीज यहाँ पे डेफिनेटली रहेगी कि हाँ अगर एक पेशेंट सामने से बोल रहा है कि उसको यहाँ पे डबल विजन दिख रही है, उसको आंखें नीचे और आगे अप फ्रंट मूव करने में दिक्कत हो रही है, तब तो हर डॉक्टर यहाँ पर यही बोलेगा। और कोई भी डॉक्टर होगा चाहे वो यूके का हो, यूएई का हो, इंडिया का हो, वो यही बोलेगा कि हाँ आपको किसी भी ट्रेनिंग, किसी भी फाइटिंग कॉम्बैट स्पोर्ट्स से तो बिल्कुल ही दूर रहना पड़ेगा और ये एक सीरियस चीज है, उसको सीरियस तरीके से ही अप्रोच करी जाएगी। ये चीज तो यहाँ पर 100% फैक्ट है। अगर टॉम एस्पिनल को कुछ सच में प्रॉब्लम है तो उसको सर्जरी हो, स्टेरॉइड इंजेक्शन हो, सारी चीजें यहाँ पर दी जाएंगी। अब भाई सेम चीज आप सब एक बार मुझसे एज अ फैन पर्सपेक्टिव पूछोगे तो पर्सनली मुझे खुद भी विश्वास होने में ये बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही है कि एक आई पोक के कारण इतनी ज्यादा चीजें बढ़ चुकी हैं कि अब यहाँ पे एक सर्जरी कराने की नौबत आ चुकी है, स्टेरॉइड इंजेक्शंस डालने पड़ जाएंगे। और ये सारी चीजें अगर होंगी, अगर यहाँ पे सर्जरी होती है उनकी आई की, तो आप समझ लो एटलीस्ट 6 मंथ्स का तो यहाँ पर गैप लग चुका है आराम से। और हम सब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ चलो फाइट कैंसिल हो गई, यहाँ पर आई पोक हो गया, उस टाइम पे टॉम एस्पिनल को फाइट नहीं करनी थी, बट यहाँ पर 2-3 महीने बाद रेस्ट लेके वापस से फाइट बुक हो जाए जनवरी में या फरवरी में, बट वो अभी के हिसाब से होता हुआ दिख नहीं रहा है। टॉम एस्पिनल ने ऐसा कहा है कि वो सर्जरी भी रिक्वायर्ड हो सकती है और जो भी चीजें यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगी उस तरीके से वो अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे। और फिलहाल के लिए उन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी छोड़ दी है, उस फाइट के बाद से उन्होंने ट्रेनिंग भी नहीं करी है। और डॉक्टर्स ने भी ऐसा बोला है कि वो कोई भी स्पारिंग या कोई भी एथलेटिक ये सारी चीजों में इन्वॉल्व ना हो। अब भाई मैं किसी की भी इंजुरी को डाउन प्ले नहीं कर रहा, ना टॉम एस्पिनल की, या कोई और भी फाइटर होता है तो मुझे उसकी इंजुरी से मैं पूरी तरीके से सिंपैथाइज करता हूँ। लेकिन ये जो चीज है कि हाँ ये अपने आप में ही बिलीवेबल बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है इसके ऊपर पूरी तरीके से बिलीव कर पाना। और ये एक तरीके से आप समझ सकते हो वर्स्ट पॉसिबल आउटकम ही निकल के आया है किसी आई पोक का। इतना खराब आई पोक का रिजल्ट निकल के आएगा। हाँ 2 मिनट 5 मिनट का रेस्ट होता है, हम एट वर्स्ट यही समझते हैं कि फाइट थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाएगी, लेकिन फाइट कैंसिल होगी उसके बाद टॉम एस्पिनल जैसे ग्रेट चैंपियन जिसके पास इतना ज्यादा पोटेंशियल था उसको आई सर्जरी करानी पड़ रही है। उसका मोमेंटम पूरी तरीके से टूट चुका है, आज के टाइम पे उसका स्टॉक भी काफी ज्यादा जा चुका है यूएफसी के अंदर। तो आप समझ सकते हो वर्स्ट पॉसिबल आउटकम ही हमको देखने को मिला आई पोक का। काफी सारे यूट्यूबर्स और काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस चीज के बारे में क्रिटिसाइज भी करा है कि टॉम एस्पिनल को अगर इतनी सारी सर्जरी वगैरह की रिक्वायरमेंट थी तो यूएई के डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी प्रेस्क्राइब क्यों नहीं करा, यूएई के डॉक्टर ने ऐसा सीरियस कुछ भी नहीं बोला। और तो और यहाँ पर जब वो यूके में गए उसके बाद
1.5 महीने तक उन्होंने टाइम ऑफ लिया, फिर उनको कोई एक ऐसा डॉक्टर मिला जो उनके अकॉर्डिंग सारी रिपोर्ट्स बना दे, तब उन्होंने यहाँ पर ऐसी चीजें को पब्लिश करा है। और बेसिकली ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वो सारी चीजें फैब्रिकेट कर कहीं बता रहे हैं। और जैसा मैंने आप सबको बताया कि किसी भी डॉक्टर के पास आप अपनी कंप्लेन लेके जाओगे तो आपको उसी अकॉर्डिंग चीजें सजेस्ट करेगा। तो भाई मेरा फाइनल ओपिनियन टॉम एस्पिनल की इंजरी के ऊपर यही रहेगा, और मैंने पास में भी आपको यही बताया था कि हाँ, मैं एक बार को एक्सेप्ट कर लेता हूं कि यहाँ पर टॉम एस्पिनल के साथ चीटिंग हुई है, सिरिल गेन ने बहुत खतरनाक आई पोक करा और यहाँ पर उसको इंजरी भी है और वो सच में इतनी सीरियस इंजरी है, लेकिन स्टिल ये चीज कहीं ना कहीं एक फैक्ट है और ये चीज कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी कि टॉम एस्पिनल की टीम और वो खुद भी जिस हिसाब से अपने आप को हैंडल कर रहा है वो बहुत बुरी तरीके से हैंडल कर रहा है। कल की वीडियो के अंदर भी आप देखोगे तो उसका ऐसा कहना है कि अब मैं कोई गुड गाय नहीं रहूंगा, अब मैं एक बैड गाय बन के आऊंगा। और ये जो सिरिल गेन है वो एक बहुत बड़ा चीटर है, वो फर्स्ट सेकंड से ही चीटिंग कर रहा था, उसने पूरी फाइट में चीटिंग करी, अपनी पूरे कैरियर में उसने चीटिंग करी है, ये सारी चीजें बोल रहा है यहाँ पे। तो देखिए, आपकी इंजरी के साथ हम सिंपैथाइज कर रहे हैं, आप इंजरी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन टॉम एस्पिनल कहीं ना कहीं अपने आप को एक चैंपियन की तरह कैरी बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टॉम एस्पिनल ने बहुत सारी जस्टिफिकेशन दे दी है, बहुत सारी क्लैरिटी दे दी, और इतना ज्यादा क्लैरिटी और जस्टिफिकेशन उसको देना ही नहीं चाहिए था, उसको बहुत ज्यादा स्टोइक रहना चाहिए था। इंजरी हो भी गई थी, उसको इंजरी हील करनी चाहिए थी। बेस्ट पॉसिबल वे इसको हैंडल करने का यही होता है कि इंजरी को डील करना चाहिए था उसको, और जल्द से जल्द फाइट की तरफ वापस आना चाहिए था। हाँ, बहुत बार इंजरीज होती है, बट स्टिल फाइटर्स ट्रेनिंग करना नहीं छोड़ देते, जैसे यहाँ पे टॉम एस्पिनल ने छोड़ दिया है। तो वो सारी चीजों को हील करके वापस आके सिरिल गेन को हराना चाहिए था, और उसके बाद सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करके रखता और फिर दिखाता कि हाँ, सिरिल गेन ने उसके साथ कितनी ज्यादा बुरी चीजें करी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप बोलोगे नहीं, आप बोल सकते हो, बट इस तरीके से क्रिप करना और इतनी सारी चीजें वीडियो बनाना, उसका व्लॉग शूट करना, ये सारी चीजें काफी ज्यादा फैब्रिकेटेड और मार्केटेड लग रही है, और जिसके ऊपर मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा कि टॉम एस्पिनल जैसे हैवीवेट चैंपियन, जिसको ऐसा डोमिनेंट फिगर माना जाता है, वो इस तरीके की चीजें करेगा। बाकी भाइयों, आप सब कमबैक का पूछ रहे थे, तो अभी तो कमबैक मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पर। अब उसकी सर्जरी की बातें हो रही है कि कुछ महीने में यहाँ पर अगर उसकी आईज ठीक नहीं हुई तो उसको स्टेरॉइड शॉट्स और यहाँ पर सर्जरीज वगैरह दी जाएंगी। तो ये सारी चीजें होती है, तो आप 5-6 महीना और पकड़ के चलो, और उसके बाद फिर यहाँ पर फाइट होकर निकल के आएगी टॉम एस्पिनल की, और उसके बाद सिरिल गेन को टाइटल शॉट मिलेगा। अब यहाँ पर यूएफसी को सिचुएशन में आना चाहिए, इसको हैंडल अच्छी तरीके से करना चाहिए। टॉम एस्पिनल आउट है एक्शन से, तो एक इंटरिम टाइटल डेफिनेटली डाल देना चाहिए अलेक्जेंडर वोल्कोव और सिरिल गेन के बीच में। ये सारी फाइट्स यहाँ पे बनाई जा सकती हैं। बाकी भाइयों, आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं यहाँ पर जो फाइट्स बनाई जा रही है लाइट वेट डिवीजन में, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है। इंटरिम टाइटल फाइट बनाई गई जस्टिन गेची पैडी पिमलेट की, बहुत सारे लोग नाराज हैं। अरमान सारूकियन का अब यहाँ पर ऐसा कहना है कि वो अब करे तो करे क्या। उसने यूएफसी से ये डिमांड करा है कि भाई तुम लोग मुझे अब यहाँ पे टाइटल शॉट नहीं दे रहे हो तो कुछ तो दो एटलीस्ट। और अरमान सारूकियन ने बेसिकली ऐसा डिमांड करा है कि वो अब बीएमएफ टाइटल के लिए फाइट करना चाहता है। अब बीएमएफ टाइटल आप सबको नहीं पता, तो एक ऐसी सेकेंडरी बेल्ट यहाँ पे बनाई गई है, और करंटली बीएमएफ टाइटल यहाँ पर मैक्स होलोवे के पास है, और फॉर्चुनेटली वो लाइट वेट डिवीजन का फाइटर है। तो अरमान सारूकियन का कहना है कि वो मैक्स होलोवे के साथ बीएमएफ टाइटल के लिए फाइट करना चाहेगा। एक ही यहाँ पर एक ऑप्शन बचा है, क्योंकि लाइट वेट डिवीजन में और कोई है नहीं जिससे वो फाइट कर सकता है। तो भाई ऑनेस्टली आपसे मुझसे पूछोगे तो लाइट वेट डिवीजन इस टाइम पे पूरी तरीके से मैस बन चुका है। अरमान सारूकियन को लिटरली इस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया डेना व्हाइट ने कि वो कुछ भी डिमांड कर रहा है। बीएमएफ टाइटल अपने आप में कोई टाइटल ही नहीं है, वो तो कुछ है ही नहीं, उसको तो यूएफसी भी नहीं समझ में आता, यूएफसी को भी नहीं समझ आ रहा है कि बीएमएफ टाइटल के साथ एग्जैक्टली वो करना क्या चाहती है। इलिया टुपुरिया ने मैक्स होलोवे को हराया, वो टाइटल लाइन पे नहीं था, उस टाइटल की कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, वो बस नाम नाम का एक टाइटल है, और उसको यहाँ पर अरमान सारूकियन इस टाइम पे चेस कर रहा है, क्योंकि रियल टाइटल क्या, एक इंटरिम टाइटल के लिए भी उसको फाइट नहीं मिल रही है इस टाइम पे। तो इस तरीके से उसने मैक्स होलोवे को कॉल आउट करा है। और आप सबको पता है कि मैक्स होलोवे वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की बीएमएफ टाइटल फाइट की बातें चल रही थी, वो लीक हो गई थी। चार्ल्स ओलिवेरा ने उसके बारे में अपडेट दिया है कि ये फाइट डेफिनेटली होने वाली है 2026 में, बट जनवरी के अंदर नहीं होगी, ये मोस्ट प्रोबेबली कुछ महीने बाद हो सकती है। तो इस तरीके से मैक्स होलोवे वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की बीएमएफ टाइटल फाइट होने वाली है। अगर इन दोनों की फाइट होगी तो फिर अरमान क्या करेगा यहाँ पे, उसको फिर बीएमएफ टाइटल फाइट भी नहीं मिलेगी। आप समझ रहे हो, अनडिस्प्यूटेड टाइटल तो नहीं मिला, इंटरिम टाइटल भी नहीं मिला, और अब बीएमएफ टाइटल मिलना भी मुश्किल हो चुका है अरमान सारूकियन का। और इसलिए मैं कहता हूं कि डेना व्हाइट को गुस्सा मत दिलाओ। यूएफसी के अंदर अगर आपको कुछ भी है, आपकी टांग भी टूटी है, तब भी आप फाइट करके आओ। इवेंट को एक दिन पहले कैंसिल करा तो डेना व्हाइट आपको बीएमएफ टाइटल शॉट भी नहीं देगा। बाकी भाइयों, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक फाइट जो बनाई जा सकती है इस टाइम पे, वो है अरमान सारूकियन वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की। ऑब्वियसली सेंस तो बिल्कुल भी नहीं बनाती है फाइट, क्योंकि यहाँ पर अरमान सारूकियन डायरेक्ट टाइटल शॉट लेना चाहेगा या उसको टाइटल शॉट मिलना चाहिए, बट टाइटल पिक्चर पे है नहीं, वो टाइटल पिक्चर से दूर दूर तक नहीं दिख रहा। तो अरमान सारूकियन की यहाँ पर फाइट हुई थी चार्ल्स ओलिवेरा से, तो वो एक
3 राउंड की फाइट थी और वो स्प्लिट डिसीजन से जीता था अरमान सारूकिन। तो एक 5 राउंड की फाइट प्रॉपर तरीके से बनाई जा सकती है, मुझे लगता है ये फाइट सेंस बना सकती है इस टाइम पे। बाकी आप सबका क्या सोचना है, कौन सी फाइट्स बनानी चाहिए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।